नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल के ऊपर। काफ़ी समय बाद पधारा हूँ। कुछ क्लासें किसी कारणवश नहीं ले पाया था प्रतिदिन, तो मैं आज से फिर से दोबारा रेगुलरली क्लास लेना चाहूँगा। प्रतिदिन क्लास ली जाएगी। तो हमारा जैसे हमने टॉपिक में हमने कुछ पढ़ लिया था, हमने स्वर के सारे भेद पढ़ लिए थे, चाहे वो किसी भी आधार पर हो, चाहे मात्रा के आधार पर हो, चाहे वो समय के आधार पर हो। हमने सब तरीके से स्वर के सारे पार्ट हमने देख लिए थे, सब के सब पढ़ लिए थे। अब हमारा बचता है इसके बाद व्यंजन और व्यंजन के प्रकार। व्यंजन की डेफिनेशन मैंने समझाती थी, परिभाषा मैंने पहले ही समझाती थी कि व्यंजन क्या होता है। तो मैंने कहा था कि व्यंजन स्वतंत्र नहीं है। क्या है? स्वतंत्र नहीं थे। ये मैंने बोला था कि ये हमेशा किसकी सहायता से बोले जाते हैं? ईश्वर की सहायता से बोले जाते हैं। किसकी सहायता से? ईश्वर की सहायता से बोले जाते हैं। बिना स्वर के हम व्यंजनों का उच्चारण नहीं कर पाते। हम बिना व्यंजनों के उच्चारण नहीं कर पाएंगे। तो अब आज से हम शुरू करने वाले हैं व्यंजन के प्रकार, और मैं प्रतिदिन एक एक क्लास में डालता रहूँगा। हम पूरा का पूरा टॉपिक करने वाले हैं। लॉकडाउन के अंदर अंदर पूरा जो ग्रामर है, व्याकरण जो है, वो कंप्लीट करने वाले हैं। और जल्दी ही मैं किताबों की भी क्लासें लेकर आने वाला हूँ। जो आपकी क्लास बुक है उन्हें भी मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगा। हिंदी की सारी बुकें मैं करवाऊँगा। कक्षा 5 से लेकर मैं लगभग 12वीं तक की सारी पुस्तकें डाल दूँगा और सभी अच्छे तरीके से समझाकर करवाने वाला हूँ। तो हम व्यंजनों के प्रकार से शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करूँगा कि अगर आप चैनल के ऊपर नई हैं तो कृपया कर चैनल के आपके राइट साइड में एक सब्सक्राइबर का बटन आ रहा होगा। क्या रहा है? सब्सक्राइबर का बटन आ रहा है रेड कलर में, उसे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद एक बेल आइकन उभरेगा, उसे आप क्लिक प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँगा वो सारे के सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएंगे। अब हम 2-3 दिन में जो हमारी क्लासें नहीं हुई थी उस इतनी तीव्र गति से चलेंगे या बड़ी क्लासें लेकर चलने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारा जो छूट चुका है, जो समय व्यतीत हो चुका है, उसे हम पूरा कर सकें। तो आज हम शुरू करने वाले हैं व्यंजन के प्रकार। क्या है? व्यंजन के प्रकार। अब व्यंजन के प्रकार जब हम शुरू करते हैं तो मैंने कहा था कि किसी भी चीज़ को हम एक आधार पर, मतलब एक चीज़ पर नहीं कर सकते। जैसे मैं एक छोटी सी बात करूं कि एक मकान बनाना हो, क्या हम उसे एक दीवार पर मकान को खड़ा कर सकते हैं, छत लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। उसके लिए हमें चारों दीवारों की आवश्यकता होगी, तभी हम उस मकान का निर्माण कर पाएंगे और तभी वो अच्छे तरीके से क्या बन पाएगा, एक मकान का निर्माण हो पाएगा। तो जिस तरीके से एक मकान का निर्माण करने के लिए हमें चार दीवारों की आवश्यकता होती है, उसी तरीके से किसी भी टॉपिक को, चाहे किसी भी टॉपिक्स, कोई भी टॉपिक्स हो, कोई भी प्रकरण हो जिससे आप समझना चाहें या पढ़ना चाहें, उसको हम एक आधार पर नहीं समझ सकते। खासकर आप हिंदी व्याकरण की बात करूं, क्या है? खास करके हिंदी व्याकरण जो है उसको आप नहीं समझ पाएंगे। तो उसी तरीके से हमने इसके भी जो व्यंजन के प्रकार हैं उसको कई आधार बांटे हैं, कई आधार बांटे हैं। जिसमें पहला है आपका, मैं लिख देता हूँ, अभ्यांतर, या कहूँ अध्ययन के आधार पर। क्या है? अध्ययन के आधार पर जो आप पढ़ने वाले हो। दूसरा जो आपकी प्राणवायु है, प्राणवायु के आधार पर। और तीसरा जो आपका आता है वो आता है स्वर तंत्रिका। स्वर तंत्रिका में जो कंपन होता है उसके आधार पर। और एक अंतिम जो आता है उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान। इन चार चीज़ों के आधार पर हम पूरे के पूरे व्यंजन को पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम शुरू करते हैं अध्ययन, या जो आपका अभ्यंतर है उसे समझ लेते हैं।
जैसे मूल विभाजन हम पढ़ते हैं आज, अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के प्रकार। मतलब पहले में मूल विभाजन, मूल मतलब जैसे हमने पहले पढ़ा समझा व्यंजन और स्वर को, तो उसमें जो मूल व्यंजन लिखे थे हमने, क्या लिखे थे, मूल जो व्यंजन लिखे थे उसके आधार पर, या कहूँ अभ्यंतर, अभ्यंतर क्या होता है, अभ्यास प्लस में अंतर, जो अभ्यास करते हैं उसका उच्चारण करते हैं, क्या करते हैं, उसका उच्चारण, जब बोलते हैं तो जिस क्रम में बोलते हैं उसके आधार पर हमें व्यंजनों को क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। यहाँ कहूँ सीधा सुंपित रूप से, जो हम अध्ययन करते हैं, क्या करते हैं, अध्ययन, पढ़ना जिसे बोलते हो आप, उसके आधार पर हम शब्दों के भेद, व्यंजनों के भेद बांटने वाले हैं कि व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं। तो इस आधार पर जो मूल विभाजन और अभ्यंतर है उसके आधार पर हम देखें तो हम इसे 4 भागों में डिवाइड करते हैं, 4 भागों में बांटते हैं। कितने भाग पार्ट करते हैं, इसके 4 पार्ट करते हैं, 4 भेद बांटते हैं। और उन्हीं 4 भेदों के अंदर जो आपका अभ्यंतर है या प्रयत्न जो है, प्रयास जो है, अभ्यास करने का अंतर या प्रयत्न जो है, उसके आधार पर हम व्यंजनों के प्रकार बांटने वाले हैं। देखिएगा, जो अभ्यंतर है प्रयास के आधार पर जो स्वर है, व्यंजन है, सोई व्यंजन जो है वो नंबर 1 पे आता है स्पर्शी। क्या आता है, नंबर 1 पे स्पर्शी व्यंजन। दूसरा आता है अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन। तीसरा आता है ऊष्म व्यंजन। और जो अंतिम और चौथा जो है वो आता है आपका संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। इस आधार पर स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, ये 4 पार्ट हमने बांटी हैं अभ्यास और प्रयत्न के आधार पर। किसके आधार पर, अभ्यास और प्रयत्न के आधार पर, या कहूँ जिसका मूल विभाजन है उसके आधार पर हमने व्यंजनों को 4 भागों में डिवाइड कर दिया, 4 भागों में बांट दिया। पहला हमने रखा स्पर्शी व्यंजन, दूसरा रखा है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा रखा हमने ऊष्म व्यंजन और चौथा रखा हमने संयुक्त व्यंजन। इन 4 प्रकार के आधार के अंदर हमने पूरे व्यंजनों को समाहित कर लिया है, उसके अंदर रख दिए हैं, ये अभ्यास और प्रयत्न के आधार पर। तो हम धीरे धीरे शुरू करते हैं इन चारों पार्ट्सों को कि क्या होती हैं स्पर्शी, क्या होती हैं अंतस्थ, क्या होती हैं ऊष्म व्यंजन और क्या होती हैं हमारे संयुक्त व्यंजन, जिससे हम समझेंगे और आगे पढ़ेंगे। तो देखिएगा, शुरू करते हैं। जो आपका मूल और अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर था, तो पहले हम स्पर्शी को समझ लेते हैं। किसे समझ लेते हैं, स्पर्शी को। स्पर्शी जैसे नाम से ही पता चल रहा है, स्पर्श क्या होता है, स्पर्श, छूना जिसे बोलते हो आप, क्या बोलते हो, छूना, कि स्पर्शी व्यंजन छूना। अब जब हम बोलते हैं, उच्चारण करते हैं या उसका प्रयत्न, उच्चारण करने का प्रयत्न करते हैं, तो जब उच्चारण के समय जब हमारी जिह्वा, क्या है, जिह्वा जो है वो जिह्वा हमारे किसी न किसी अंग को क्या करती है, स्पर्शी, स्पर्श करती है, क्या करती है, स्पर्श करती है, छूती है। और इसी आधार पर स्पर्शी व्यंजन हम रखते हैं, क्योंकि हमारे उच्चारण करने में सबसे ज़्यादा सहयोग करने वाली जिह्वा ही है, या कहूँ उच्चारण में जो सबसे ज़्यादा सहयोग करने वाले अंगों में अगर गिना जाए तो वो हमारी जिह्वा है। क्या है, जिह्वा है, कि जिह्वा के बगैर या जीभ के बगैर हम किसी भी व्यंजन का उच्चारण नहीं कर पाएंगे, किसी भी व्यंजन का कोई उच्चारण नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए जब जिह्वा किसी न किसी अंग को अभ्यास के दौरान स्पर्श करती है, छूती है, अब उसी कारण इसे क्या बोलते हैं, स्पर्शी व्यंजन बोलते हैं। क्या कि जैसे हम कुछ भी बोले, जैसे बोल रहा हूँ कै, खे, चे, छे, जे, तो कोई भी उच्चारण, कोई भी आप व्यंजन बोल लो, कोई भी आप व्यंजन बोल लो, जब भी कोई भी व्यंजन बोलोगे तो आपकी जिह्वा किसी न किसी अंग को जरूर छुएगी। जो मुख के अंदर जो भी आपके अंग हैं जो उच्चारण में सहयोग करते हैं, वो उसमें जिह्वा किसी न किसी रूप को छुएगी। अब देखिएगा, इसे जब ये जिह्वा छूती है,
क्या छूती है, स्पर्श करती है, स्पर्श लिख देता हूं, स्पर्श करती है जिह्वा। अब जिह्वा जब स्पर्श करती है, ये स्पर्श करने के कारण से उदित व्यंजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उदित व्यंजन। इन्हें उदित व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जिह्वा स्पर्श कर रही है और उदित व्यंजन कहलाएंगे। जब किसी भी व्यंजन के उच्चारण में जब हम हमारी जिह्वा किसी न किसी अंग को छूती है तो इसलिए उदित व्यंजन कहते हैं। और ये क्या है? इन्हें वर्गीय व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन जो है, इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन। क्या बोलते हैं इन्हें? वर्गीय व्यंजन भी बोलती हैं। अब वर्गीय व्यंजन क्यों बोलती हैं, ये देखिएगा। इन्हें वर्गीय व्यंजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें पांच पांच का क्या होता है? एक वर्ग होता है। क्या होता है? इनकी संख्याओं में अगर ध्यान रखें तो इनमें पांच पांच का क्या होता है? एक वर्ग होता है। और इन स्पर्शी व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? 25 होती है, 25 होती है। कितनी होती है? 25। अब ये क्या है? पांच पांच का वर्ग बनाते हैं। कितने कितने का? पांच पांच का वर्ग बनाते हैं। अब इसी वर्ग के अनुसार, ये पांच पांच का वर्ग बनाने के अनुसार कारण ही इन्हें क्या बोलती हैं? वर्गीय व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्गीय व्यंजन बोलते हैं। तो इस तरीके से ये स्पर्शी व्यंजन की जिह्वा हमारी को छूती है किसी न किसी अंग को, तो इसे स्पर्शी व्यंजन, और साथ में इसे उदित व्यंजन बोलते हैं। और साथ में ये व्यंजन पांच पांच के वर्ग में डिवाइड रहते हैं, पांच पांच के वर्ग में जुड़े होते हैं, तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? वर्गीय व्यंजन भी बोला जाता है। नंबर 2 पे आता है हमारा अंतस्थ। अंत है बीच में या भीतर, बीच में या भीतर। अंत का अर्थ होता है बीच में या भीतर, और स्थ का स्थापित, स्थापित रहना। अब जो वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा किसी अंग को, किसी भी अंग को पूरी तरह नहीं छूती है, मतलब भीतर ही रह जाती है जिह्वा, पूर्णतः भीतर क्या रह जाती है? भीतर रह जाती है। बस भीतर रहने के कारण से क्या बोलते हैं? अंतस्थ बोलते हैं। मतलब मध्य में रह गई, बीच में ही रह गई, अंत पूरी बाहर किसी अंग को पूर्ण रूप से नहीं छुई, इसीलिए क्या बोला हमने? इसे अंतस्थ व्यंजन बोला। अगला है हमारा ऊष्म व्यंजन। अब देखिएगा ऊष्म व्यंजन क्या है। ऊष्म जैसे नाम से ही पता चल रहा है, ऊष्म, ऊष्म का अर्थ होता है ऊष्मा या गर्मी, गर्मी या गर्माहट जिसे बोलते हैं, गर्माहट। अब जब किसी भी व्यंजन को उच्चारण करने के कारण, या जब हम किसी भी व्यंजन को बोलते हैं, अब जिस व्यंजन को बोला जा रहा है, जिस व्यंजन को बोला जा रहा है, जो और उसके उच्चारण में हमारे शरीर से मुख के द्वारा अत्यधिक, मतलब सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा, और सबसे ज्यादा क्या निकले? गर्मी निकले। क्या निकले? गर्मी निकले। अब इसी के कारण, या कहूं उष्मा निकले, अब इसी उष्मा के कारण और इसी गर्मी के कारण इसे क्या बोलती हैं? उष्म व्यंजन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उष्म व्यंजन। अब अंत में बचता है, अब अंत में बचा है हमारा संयुक्त व्यंजन। क्या बचा है? संयुक्त व्यंजन। अब देखिएगा जैसे नाम से ही पता चल रहा है, क्या चल रहा है? संयुक्त। संयुक्त का अर्थ है जुड़ा हुआ। क्या है? जुड़ा हुआ। संयुक्त किसे बोला? जुड़ा हुआ। कि जब दो चीजें जुड़ जाए, अब वो जुड़ा हुआ होगा, संयुक्त हो गया, प्लस धन हो जाए, तो उसी धन के कारण, जुड़े हुए के कारण ये क्या हो गया? संयुक्त हो गया। मतलब एक के साथ में एक जुड़े रहना, वो क्या होता है? संयुक्त होता है। और वो व्यंजन हो तो वो क्या होंगे? संयुक्त व्यंजन होंगे। अब जैसे मैं बात करूं अक्षय की, क्या करूं? अक्षय की, तो इसमें क्या है? कै भी है और श भी है, कै भी है और श भी है। अब इस कै और स के कारण ही ये क्या बना है? पूरा अक्षय बना है। क्या बना है? अक्षय बना है। मतलब दो व्यंजन हमने इसके अंदर जोड़ दिए, धन कर दिए, तो एक नया वर्ण बन गया अक्षय। ये अक्षय क्या हो गया? संयुक्त व्यंजन हो गया। अब आती है इन चारों की संख्याओं की बात।
कि इनकी चारों की संख्याएं क्या होगी, जो हमने 4 डिवाइड भाग किए हैं। पहला स्पर्श किया है, दूसरा अंतस्थ किया है, तीसरा ऊष्म व्यंजन किया है और चौथा हमने बांटा है संयुक्त व्यंजन। अब इनकी संख्याएं कितनी होती है कितने स्पर्शी व्यंजन है, कितने अंतस्थ व्यंजन है और कितने ऊष्म व्यंजन है, तो बता देता हूँ। स्पर्शी व्यंजन जो है वो 25 है। स्पर्शी व्यंजन कितने हैं, स्पर्शी व्यंजन कितने हैं, 25 हैं। अगली आती है जो आपका अंतस्थ व्यंजन है। क्या है, अंतस्थ व्यंजन। इनकी संख्या कितनी है, 4 है। और इसके बाद में जो आती है ऊष्म व्यंजन, इनकी संख्या भी क्या है, 4 है। इसके बाद में जो मैंने अंत में बताया था संयुक्त व्यंजन, इनकी संख्या भी कितनी है, 4 है। तो ये इनकी हो गई संख्या। चलो हम जल्दी से इसे रीड भी मार लेते हैं। मूल विभाजन या अभ्यंतर के आधार पर प्रकार। मैंने बताया था कि विभाजन सर्वप्रथम सबसे प्राचीन है, मतलब सबसे पुराना है। सबसे पहले जो विभाजन किया गया था वो इसी आधार पर किया गया था। किसके आधार पर, मूल विभाजन या क्यों अभ्यंतर प्रयास के आधार पर जो किया गया था वही किया गया था। और इस मूल विभाजन को मैंने बताया था कि 4 भागों में डिवाइड किया गया। कितने भागों में, 4 भागों में डिवाइड किया गया, 4 भागों में बांटा गया है। जिसमें पहला आता है स्पर्शी व्यंजन या उदित व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। ये एक ही नाम है तीनों के। इसी को स्पर्शी व्यंजन बोलती हैं, इसी को उदित व्यंजन भी बोलती हैं, इसी को वर्गीय व्यंजन भी बोलती हैं। अब आप कहोगे सर इतनी डीपली क्यों पढ़ा रहे हो, ये आप जब लॉकडाउन है आप निश्चित रूप से आराम से इसी डीपली से पढ़िए, क्योंकि हिंदी ऐसी चीज़ है जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और आप इसे इतनी गहराई से पढ़िएगा कि आगे किसी भी हिंदी में किसी भी चीज़, या कहूँ आप अशुद्ध वर्ण भी ना लिख पाएँ, अशुद्ध वर्ण किसी भी प्रकार की कोई मात्रा की भी गलती ना हो, और आप फराटेदार शुद्ध रूप में हिंदी का उच्चारण कर पाए, हिंदी बोल क्या कर पाए, आप शुद्ध रूप से साफ रूप से हिंदी का उच्चारण कर पाए। इसीलिए मैं इससे ज़्यादा डीपली, और जितने भी नाम किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन आपके अंदर आ जाए आप उसे तुरंत उसका जवाब दे दें। तो क्या है, स्पर्श व्यंजन, उदित व्यंजन और वर्गीय व्यंजन, ये इसी के तीनों नाम है। अब क्यों बोलते हैं इसे, कि वे व्यंजन जिसका उच्चारण करने पर जीव मूल स्थानों जैसे कंठ है, तालु, मूर्धन्य दंत और ओष्ठो, मतलब ये स्थान है जहाँ पर जीभ जो हमारी है वो स्पर्श करती है। क्या करती है, स्पर्श करती है, छूती है। अब इसी स्पर्श करने के कारण ये क्या कहलाती है, स्पर्शीय व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्शीय व्यंजन क्या कहलाते हैं, इसी के कारण। अब देखिएगा, यह व्यंजनों के शुरू के 5 वर्ग हैं। मैंने कहा था कि 5 वर्ग है और टोटल 25 वर्ण है। अब इसी 5 वर्गों के कारण, इसी 5 वर्गों के कारण इन्हें क्या कह दिया गया, वर्गीय व्यंजन कह दिया गया। देखिएगा यहाँ लिखा हुआ है वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। और ये व्यंजन जीभ के अलग अलग स्थानों को टकराते हैं। मतलब जीभ जो है, ऐसा नहीं है कि जीभ जब दांत को टकराने लगी तो पूरी जितने भी वर्ण बोलेंगे वो सारे दांतों को ही टकराएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। ये होठ भी एक दूसरे को से टकराते हैं, जीभ भी एक दूसरे को टकराती है। कभी जीभ तालु को टकराती है, कभी तालु के अग्रभाग को टकराती है, और कभी टकराती है दांतों से, और कभी उच्चारण इसका कंठ से होता है। क्या होता है, कंठ से। अब इसी के कारण अलग अलग स्थानों से टकराने के कारण इसे क्या बोलते हैं, उदित व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन्हें उदित व्यंजन भी कहा जाता है। मैंने कहा था इनकी संख्या 25 होती है। और वर्ग व्यंजन है, जैसे पहले क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग, ये सारे क के घेड़े लिखे हुए हैं, जैसे क, ख, ग, घ, ड़। उसी तरीके से च वर्ग में ये 5 वर्ण ये आते हैं, च, छ, ज, ज, ये। फिर ट वर्ग में भी आते हैं ट, ठ, ड, ढ, ण। और त वर्ग में ये आते हैं त, थ, द, द और न। इसके बाद आता है प वर्ग। प वर्ग में ये भी 5 वर्ण आते हैं, जैसे प, फ, ब, ब और म। इसके बाद अंतस्थ व्यंजन। मैंने बताया था अंतस्थ बीच का होता है, मध्य का, जो जिसमें जिह्वा किसी भी रूप में नहीं टकराती है, वो क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। चलो इसका अर्थ समझ देख लेते हैं। अंतस्थ भीतर या अंदर। अंतस्थ का अर्थ मैंने बताया था भीतर या अंदर जिसे बोलते हैं। अब भीतर या अंदर से
किस तरीके से ये उच्चारण होती हैं कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ या मुंह के बीच किसी भी भाग को पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती। मतलब जो हमारी जीव्या है, जो हमारी जीभ है, जिसकी आकृति इस तरीके की है, अब ये जीव्या जो इस तरीके की आकृति हमारी जीव्या है, ये कभी तो तालू को ऊपर छूती है, कभी दांतों को छूती है, और कभी ऊपर और कभी नीचे की तरफ छूती है। ये पूरी तरीके से इन तस्त व्यंजनों का जब उच्चारण करते हैं, जब इन्हें बोलते हैं, जब इन्हें बोला जाता है, उच्चारण किया जाता है, तब ये किस मुख को पूरी तरह से नहीं छूती है, ये पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती है। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन है, बोला जाता है। मैंने कहा था इसकी संख्या भी कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। य, रे, ले और वे, ये कितनी है? 4 वर्ण है। और 4 ही अब आगे देखिएगा, 4 वर्ण थे अंतस्थ। अगला उष्म। उष्म का अर्थ मैंने बताया था गर्मी या गर्माहट। और मैंने बताया था कि जब जिसका उच्चारण व्यंजन का करते हैं, जब उस समय हमारे मुख से गर्म हवा बाहर आती हो, उष्मा हमारे अंदर से बाहर आती हो। अब ये उष्मा से बना है। किससे बना है? उष्मा से। अब उष्मा गर्मी होती है, ऊर्जा होती है। क्या होती है? एक प्रकार की ऊर्जा होती है। जब हमारे शरीर से जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमारे शरीर से गर्मी बाहर आती है, ऊर्जा बाहर आती है, या उष्मा बाहर आती है, अब इसी के कारण से उसमें व्यंजन कहा गया। और इनकी संख्या भी मैंने कितनी बताई थी? 4 बताई थी। कितनी बताई थी? 4। देखिएगा, उष्म व्यंजन। उष्मा का अर्थ है गर्मी या गर्माहट। गर्मी या गर्माहट। अब जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय गर्मी उत्पन्न हो, अर्थात जिसके उच्चारण मुख से हवा के रगड़ खाने के कारण उष्मा पैदा हो, उष्म व्यंजन कहलाते हैं। मतलब हवा घिसकर आती है, रगड़ कर आती है, और इसी रगड़ कर आने के कारण ही क्या होती हैं? ये उष्मा उत्पन्न होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, या कहूँ गर्मी उत्पन्न होती है। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? उष्म व्यंजन बोलते हैं। क्या बोला जाता है? उष्म व्यंजन। और इनकी संख्या भी कितनी है? 4 है। देखिएगा 4 कौन कौन से हैं? से और है। ये 4 वर्ण क्या हैं? उष्मा व्यंजन है, उष्म व्यंजन है, या ऊर्जा के व्यंजन है। अगला संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन मैंने बताया था, संयुक्त व्यंजन में मैंने बताया था कि संयुक्त का अर्थ होता है जुड़ा हुआ, जो जोड़ा गया हो या जुड़ा हुआ हो। या मैंने बताया था कि जिसके साथ एक व्यंजन नहीं बल्कि 2 हों। जब 2 व्यंजन आपस में मिलकर एक नए व्यंजन का निर्माण करते हैं, एक नए व्यंजन का निर्माण होता है। अब वो नया व्यंजन जब एक से मिलकर एक, मतलब एक और एक मिलकर क्या बनी है? एक नया व्यंजन बना है, एक नया व्यंजन बना है। अब वह व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाता है। और इसकी संख्या भी मैंने 4 बताई थी। चलो कौन कौन से हैं देखते हैं। संयुक्त व्यंजन की डेफिनेशन देख लीजिएगा पहले, कि जो व्यंजन 2 व्यंजनों के मेल से बने हो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। मतलब 1 + 1, 1 धन 1 होगा, और उससे एक नया व्यंजन बनेगा। एक ही बनेगा, 2 नहीं, ये बात याद रख लेना, तब वो संयुक्त व्यंजन है। अगर 2 व्यंजन बन जाते हैं या 2 से ज़्यादा बन जाते हैं तो वो संयुक्त व्यंजन नहीं होंगे, वो द्वितीय व्यंजन होंगे। द्वितीय व्यंजन क्या होंगे? द्वितीय व्यंजन, जिसे मैं आगे बताने वाला हूँ। तो चलो इनकी संख्या 4 दी, जैसे अक्से, त्रे, गे और सरे। इनको देखते हैं किस तरीके से बनाए। अक्से बनाए कै और शय से मिलकर। किससे मिलकर बनाए? कै और शय से। जैसे क्षमा है, रक्षा और कक्षा, ये अक्से कै और शय से मिलकर बनाए। त्रे की बात करें, पत्र, त्रिशूल और त्रिनेत्र। पत्र, त्रिशूल और त्रिनेत्र, ये तय और रे से मिलकर बना त्रय। अगर गे की बात करें तो जय और य से मिलकर बना होता है, लेकिन हम इसका उच्चारण क्या करते हैं? ज्ञा करते हैं। क्या करते हैं? ज्ञ करते हैं। क्या करते हैं? इसका उच्चारण हमें ज्ञ के रूप में करते हैं, ज्ञ के रूप में। लेकिन ये ज्ञ नहीं होता, जय होता है। इसे उच्चारण अगर शुद्ध रूप में देखें तो ज्ञान होता है, और ये अगला विज्ञान, और ये यज्ञ। लेकिन इसका उच्चारण किसी इस वर्ण व्यंजन से मिलने के कारण हमने इसका उच्चारण क्या ले लिया? ज्ञ ले लिया। या कहूँ हमारी जीव्या की आवश्यकता या जीव्या की कठिनाइयों के कारण इसका उच्चारण में क्या ले लिया? ज्ञ ले लिया। इसीलिए हम इसे ज्ञान, विज्ञान और यज्ञ बोलते हैं।
ज्ञान, विज्ञान और यज्ञ बोलते हैं, लेकिन इनका सही उच्चारण क्या है? ज्ञान, विज्ञान और यज्ञ, ये इसका सही उच्चारण है। अगला श्रेय, श्रवण, श्रम और परिश्रम। ये श्रेय बना है से और रे से, इन दोनों से मिलकर बना है, जिसका हम अधिकतर सबसे ज़्यादा प्रयोग करती हैं। अगला है व्यंजन का पार्ट। हमने एक व्यंजन पूरा कर लिया, अभ्यंतर या कहूँ प्रयास के आधार पर या मूल के आधार पर था, जो था व्यंजन के पार्ट थे वो हमने कर लिए। अगला है हमारा प्राणवायु। अब प्राणवायु क्या चीज़ है? प्राणवायु के आधार पर हम व्यंजनों को पढ़ने वाले हैं। अब प्राणवायु है क्या चीज़? क्या है प्राणवायु? अब बता देता हूँ। प्राण, प्राण को बोलते हैं जान या दम जिसे बोलते हैं, या कहूँ जो हमारा जीवन है वो ही एक क्या है? प्राण है। हमारे प्राण हमारे अंदर हैं, वो हैं। अब आगे लिखा हुआ वायु। अब वायु हवा को बोलते हैं। अब प्राणवायु क्या हो गई? प्राणवायु वो हो गई जो हमें श्वसन क्रिया के अंदर, या कहूँ जब हम सांस लेते हैं, क्या लेते हैं? सांस लेते हैं, और उस सांस के अंदर जो हवा या कहूँ गैस जब हम अंदर लेते हैं या बाहर करते हैं, अब वो गैस हमारी क्या कहलाती है? प्राणवायु कहलाती है। तो सिंपल रूप से बात करूँ, ऑक्सीजन गैस जो हम श्वसन क्रिया के रूप में प्रयोग करते हैं, कौन सी करते हैं? ऑक्सीजन गैस को। अब वो ऑक्सीजन गैस ही हमारी क्या है? प्राणवायु गैस है। अब उस आधार पर ही हमें क्या बांट रहे हैं? व्यंजनों के भेद बांट रहे हैं। अब व्यंजनों को प्राणवायु के आधार पर बांटा भी जाता है। अब ये तो समझ में आ गया कि प्राणवायु है क्या चीज़। अब प्राणवायु के आधार पर व्यंजन भी देख लेते हैं। पहला है महाप्राण, दूसरा है अल्प प्राण। महाप्राण, दोनों के अर्थ को समझ लीजिएगा। महाप्राण, महा का अर्थ होता है बड़ा या ज़्यादा। क्या होता है? बड़ा या ज़्यादा। अब जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमारी प्राणवायु क्या शरीर से ज़्यादा बाहर आ रही हो, मतलब बड़े रूप में बाहर आ रही हो, ज़्यादा रूप में बाहर आ रही हो, अब वो हमारे महाप्राण हो गए। क्योंकि हम श्वसन क्रिया के द्वारा फेफड़ों के अंदर जो हवा लेते हैं और जब हम बोलते हैं तो हमारे शरीर से हवा बाहर आती है। मैंने शुरू फर्स्ट क्लास में ही बताया था कि जो ध्वनि है, जो वर्णों का उच्चारण करते हैं, वो हवा से होता है और हवा से ही ध्वनि उत्पन्न होती है। अब वो हवा हमारे फेफड़ों के अंदर है प्राणवायु के रूप में। अब वो प्राणवायु के रूप में हमारे शरीर से बाहर आ रही है। अब बाहर आ रही है, अब वो जिस रूप में या तो कम आएगी या ज़्यादा। अब जब प्राणवायु ज़्यादा हमारे शरीर से बाहर आ रही हो, वो तब क्या होती है? महाप्राण ध्वनि होती है। जब ध्वनि, जिन ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो उसमें जब हमारे शरीर से हवा क्या हो? ज़्यादा बाहर आए या प्राणवायु ज़्यादा बाहर आए, वो क्या होंगे? महाप्राण होंगे। अब देखिएगा अल्प प्राण। अगला है हमारा अल्प प्राण। अब देखिएगा अल्प प्राण क्या है? अल्प का अर्थ होता है कम। क्या होता है? कम, या कहूँ थोड़ा। अब जिन व्यंजनों के उच्चारण में, या कहूँ जो वर्ण जो हैं सारे, अब जिन वर्णों के उच्चारण में हमारी शरीर से हवा कम आए, क्या आए? कम आए, वो क्या होंगे? हमारे अल्प प्राण होंगे। तो इतनी याद रखनी है कि हमारे शरीर से जब हवा ज़्यादा बाहर आ रही हो तो महाप्राण, और कम आ रही हो तो अल्प प्राण। जब ज़्यादा आए तो महाप्राण और कम आए तो अल्प प्राण। अब देखिएगा महाप्राण और अल्प प्राण को, कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय प्राणवायु अधिक निकले या अधिक प्रयोग हो, महाप्राण ध्वनि कहलाती है या महाप्राण कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 14 होती है। याद रख लेना, इसके साथ में मैं स्वरों को ही सम्मिलित कर रहा हूँ, स्वरों की संख्या भी मैं साथ में बताने वाला हूँ। अब इसमें महाप्राण की संख्या में 14 जो व्यंजन है वो दिखेगा। 5 वर्गों के सम स्थान वाले वर्ण 10 होते हैं। मतलब जो आपके 5 वर्ग हैं उसका सम स्थान समझ गए होंगे। सम, जैसे 2, 4, 2 से सम संख्या वाली, कि 2 से 2 का जिसमें भाग जाए वो सम होते हैं। और सम स्थान, जैसे एक वर्ग में कितने होते हैं? क, ख, ग, घ,
और अड़। ये 5 वर्ण होते हैं। क्या होते हैं? 5 वर्ण। अब इन पांचों में देखिएगा सम स्थान वाले, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ये सारे दोनों क्या हैं? ये उस सम स्थान वाले। और साथ में जो उसमें व्यंजन जो हैं 4, से और है, ये सारे क्या होती हैं? महाप्राण ध्वनियाँ होती हैं, महाप्राण व्यंजन होते हैं। नोट नीचे लिखा है कि सभी ऊष्म व्यंजन और वर्ग के दूसरे चौथे स्थान के वर्णी महाप्राण होते हैं। ये सम स्थान को बताया गया कि इसमें वर्ग के दूसरे व चौथे स्थान वाले क्या होंगे? महाप्राण ध्वनियाँ होगी। अब अल्प प्राण, अल्प प्राण मैंने बता दिया। अब इसके आगे जो बचे हुए सारे हैं वो सारे क्या होंगे? अल्प प्राण होंगे। अब अल्प प्राण में बचे हैं सारे, देखिएगा कि फर्स्ट नंबर वाले, थर्ड नंबर वाले और फिफ्थ नंबर वाले। और साथ में जो उसमें व्यंजन के अलावा जो अंतस्थ व्यंजन बचे हैं, क्या बचे हैं? अंतस्थ व्यंजन, वो भी सारे क्या हैं? अल्प प्राण ध्वनियाँ होंगी। देखिएगा अल्प प्राण, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय प्राणवायु महाप्राण की तुलना से कम निकले या कम प्रयोग हो, अल्प प्राण कहलाती हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 19 होती है, 19 होती है। देखिएगा कौन कौन से? विषम संख्या वाले स्थान वाले, मतलब विषम विपरीत संख्या वाले, जिसमें मैंने बताया था 1, 3 और 5, ये वाले 5 वर्ग के पांचों। और साथ में जो अंतस्थ व्यंजन हैं 4, वो भी क्या है? इसके अंदर सम्मिलित होते हैं, अल्प प्राण ध्वनियाँ होती है। क्या होती है? अल्प प्राण ध्वनियाँ। जिसे एग्जाम्पल के रूप पे लिखा हुआ है क, ख, अड़, च, छ, झ, ट, ड, ये सारे के सारे वर्गीय व्यंजन और साथ में आपके जो अंतस्थ व्यंजन है वो इसके अंदर है लिखे हुए हैं। अब सभी अंतस्थ व्यंजन और वर्ग के पहले, तीसरे और 5वें स्थान वाले वर्ण ही क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण ध्वनियाँ कहलाती है। इतना क्लियर है? अच्छी तरीके से समझ में आ गया? एक बार इसको वीडियो को पुनः देख लीजिएगा, जिससे सही तरीके से आपको समझ में आ जाए और इससे आप अच्छे तरीके से समझ सकें। तो नेक्स्ट वीडियो हमें जो स्वर तंत्रिका या कंपन के आधार पर जो था वो नेक्स्ट क्लास में करने वाली हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो हम वो करेंगे, ये करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। और एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ में अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं, नई हैं, तो सब्सक्राइबर बटन दबाना मत भूलिएगा। सब्सक्राइबर बटन दबाइएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरे द्वारा डाले जाने वाला प्रत्येक वीडियो आप तक बिना किसी रुकावट के पहुंच सके। तो एक बार फिर से आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जोश और नए उत्साह के साथ। बाय।